वेलकम एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल FMM गुरु पे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जिसे आप लोग कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में ज़रूर इस्तेमाल करेंगे या फिर कर रहे होंगे, लेकिन काफ़ी बातें ऐसी होंगी जो उसके बारे में आप नहीं जानते होंगे। तो हम आज बात करने वाले हैं यहाँ पर पैन के बारे में, यानी कि परमानेंट अकाउंट नंबर, जिसे हम आम भाषा में पैन कार्ड के नाम से जानते हैं। तो शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक पैन कार्ड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन के बारे में। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा, व्हाट इज अ पैन। पैन होता क्या है? जो ये पैन है ये क्या चीज है, क्यों बनाई गई है, क्या होता है, क्या काम आता है, इसी के बारे में हम इंफॉर्मेशन लेंगे आज अपनी इस वीडियो के अंदर। तो शुरू करते हैं। अ पैन यानी कि अ परमानेंट अकाउंट नंबर इज अ 10 character alphanumeric identifier issued in the form of a laminated card by the Indian Income Tax Department to any person who applies for it or to whom the department allots the number without an application। तो हमने यहाँ पे देखा कि जो ये हमारा पैन है ये 10 डिजिट का एक नंबर होता है। कितनी डिजिट का नंबर होता है? 10 डिजिट का नंबर। 10 डिजिट का एक नंबर है। नंबर भी सिंपल नहीं है, 1 to 10 ऐसे नहीं है। 10 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक नंबर है, यानी कि इसके अंदर वर्ड्स भी होंगे और नंबर्स भी होंगे। तो ये अल्फा न्यूमेरिक नंबर है। अब उसके बाद हमने देखा इशूड बाय द इंडियन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। जो हमारा भारत का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो इसको जारी करता है। किसको जारी करता है, किसको इशू करता है? उसको इशू करता है जो इसको पाने के लिए एप्लीकेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देता है, या फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट खुद चाहकर भी किसी को ये डायरेक्टली इशू कर सकता है, चाहे उस पर्सन ने एप्लीकेशन दी हो चाहे ना दी हो। यानी कि दो बातें हुई। पहली बात यह हुई कि यदि आपको चाहिए अपना पैन कार्ड तो आप डायरेक्टली जाकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को एप्लीकेशन दे सकते हो कि मुझे पैन कार्ड इशू किया जाए। या फिर आपको नहीं चाहिए लेकिन आपकी जो इनकम है वो इस तरीके की है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लगता है कि आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, तो उस केस के अंदर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट डायरेक्टली बिना आपकी एप्लीकेशन के पैन कार्ड इशू कर देगा। तो आगे चलते हैं। इसके बाद ये बोलता है पैन इज एन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम थ्रू विच ऑल द टैक्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन फॉर अ पर्सन कंपनी इज रिकॉर्डेड अगेंस्ट अ सिंगल पैन नंबर। अब देखो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आई है। क्या बात आई है? पैन एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, यानी कि पैन सिर्फ एक नंबर नहीं है, पैन एक जादुई दुनिया है। कैसी दुनिया है? जादुई दुनिया। जादुई दुनिया क्यों है? जादुई दुनिया इसलिए है क्योंकि उस पैन नंबर के अंदर ही आपकी जितनी भी टैक्स रिलेटेड इंफॉर्मेशंस हैं, किसी भी पर्सन की, कंपनी की, या फिर जिसको भी पैन कार्ड इशू किया गया है उसकी, वो सारी वहाँ पर स्टोर्ड होती हैं, वो सारी वहाँ पर इकट्ठा की जाती हैं, रखी जाती हैं। अब आप कहोगे कि हमने तो ऐसा कुछ रखा नहीं है, किसी को बोला भी नहीं है ऐसा कुछ रखने के लिए, लेकिन आपके बोले बिना भारत सरकार ने ये सुविधा बना रखी है। क्यों बना रखी है? ताकि सरकार को ये पता हो सके कि उसके जो लोग हैं देश के, वो कितना पैसा कमा रहे हैं और कितना पैसा बचा रहे हैं, सेव कर रहे हैं, कितना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं कहीं पर। तो वो सारी जानकारी पता रखने के लिए गवर्नमेंट ने ये जादुई दुनिया पैन नंबर की बनाई है। ठीक है, आगे चलते हैं। दिस एक्ट्स एज अ as the primary key for storage of information and is shared across the country। अब जो ये पैन नंबर की इंफॉर्मेशन है ये होल कंट्री, ये अक्रॉस द कंट्री, across the
कंट्री यानी कि पूरे इंडिया में पैन नंबर सेम होगा। अगर आपको एक बार पैन नंबर अलॉट हो चुका है, आप जैसे दिल्ली में रहते हैं, अगर आप दिल्ली में रहते हैं और आपको पैन नंबर अलॉट हो गया, फिर आपने क्या किया, आप चले गए गोवा, आप गोवा चले गए दिल्ली से रहने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि दिल्ली छोड़ के गोवा रहने चले गए तो यहाँ पे आके आपको न्यू पैन मिलेगा। न्यू पैन नहीं मिलेगा। जो पैन एक बार इशू हो गया वो आपका पूरे इंडिया में चलेगा, चाहे कहीं भी आप चले जाओ। ठीक है। और दूसरी बात, इसके बाद क्या बोल रहा है, इसके बाद बोल रहा है हेंस नो टू टैक्स पेइंग एंटिटीज कैन हैव द सेम पैन। मतलब कि दो टैक्स पेइंग एंटिटी यानी कि मिस्टर ए और मिस्टर बी, ये दो अलग अलग लोग हैं, इन दोनों का पैन नंबर सेम नहीं हो सकता। सेम पैन इन दोनों का नहीं हो सकता, इसको हम काट देंगे। ए और बी दो लोग अलग अलग हैं, दोनों का पैन नंबर सेम नहीं हो सकता, यानी कि एक पैन नंबर सिर्फ एक ही इंसान को अलॉट होगा। यहां पर हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। आगे चलते हैं। आगे है हमारा ओवरव्यू पैन का, पैन ओवरव्यू। अब पैन ओवरव्यू के अंदर हम देखेंगे नेम ऑफ इशूइंग अथॉरिटी ऑफ पैन। पैन को कौन इशू करता है? इशूइंग अथॉरिटी है हमारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी कि हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पैन नंबर इशू करता है। इसके बाद है इंसेप्शन ऑफ पैन कार्ड, यानी कि पैन कार्ड कब पिक्चर में आया, कब इंडिया में आया। तो पैन कार्ड आया था 1972 में। अब इसके बाद है वैलिडिटी ऑफ पैन कार्ड। अब पैन कार्ड एक बार किसी को इशू हो जाए तो कब तक वैलिड होगा जी? वो बिल्कुल लाइफ टाइम तक वैलिड होगा। जैसे ही आपको इशू हुआ, जब तक आप जिंदा हैं तब तक पैन कार्ड भी आपका जिंदा रहेगा। ओके, तो आगे चलते हैं। इसके बाद है एलिजिबिलिटी ऑफ पैन। अब पैन के लिए कौन कौन लोग एलिजिबल हैं, किस किस को पैन मिल सकता है। तो एलिजिबिलिटी के अंदर हमारा फर्स्ट पॉइंट है इंडिविजुअल्स यानी कि आम इंसान, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज यानी कि हिंदू परिवार, कंपनी, फर्म, पार्टनरशिप, ट्रस्ट, सोसाइटी, फॉरेनर्स, अदर्स। अदर्स के अंदर जैसे एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स और कुछ ऐसे और लोग जिनको गवर्नमेंट टाइम टू टाइम बोलती है कि आपको पैन लेना पड़ेगा, वो भी इस लिस्ट के अंदर ऐड हो जाएंगे। तो यहां पर हमारे पास टोटल मिला के 8 ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको पैन कार्ड मिलना चाहिए या फिर वो एलिजिबल हैं पैन कार्ड के लिए। सबसे पहला पॉइंट है हमारा कौन? इंडिविजुअल्स यानी कि आम इंसान, एक इंसान। दूसरा है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कोई भी हिंदू परिवार अगर अपनी फैमिली के नाम पर पैन कार्ड चाहता है तो उसको वो पैन कार्ड मिल जाएगा। तीसरा है कोई कंपनी, चौथा है कोई फर्म या फिर कोई पार्टनरशिप फर्म, पांचवा है कोई ट्रस्ट, या फिर छठा है हमारा सोसाइटी, सातवां है कोई फॉरेनर अगर चाहता है तो, और आठवां है कोई और अदर्स चाहता है तो उसको भी मिल जाएगा। अब पैन कार्ड के लिए हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है, यहां पर हम ये पॉइंट देखने वाले हैं। डॉक्यूमेंट्स फॉर पैन कार्ड, हमें अगर पैन कार्ड लेना हो तो हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिएंगे। पैन रिक्वायर्स 2 टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स। पैन में हमें 2 टाइप के डॉक्यूमेंट्स चाहिए, 2 टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट। कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए? नंबर फर्स्ट डॉक्यूमेंट हमारा है प्रूफ ऑफ एड्रेस, प्रूफ ऑफ एड्रेस, और नंबर 2 है हमारा प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी यानी कि प्रूफ ऑफ एड्रेस POA, और इसके बाद है हमारा प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी POI। अब एड्रेस प्रूफ का मतलब कि कोई भी ऐसा एक प्रूफ जिसपे आपका एड्रेस लिखा हो और आपका नाम लिखा हो। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी का मतलब है कोई भी एक ऐसा प्रूफ जिसपे आपकी फोटो हो, आपका नाम हो और आपकी डेट ऑफ बर्थ हो, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी बोलते हैं। तो एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट शुड मीट द क्राइटेरिया। अब जो ये नीचे डॉक्यूमेंट्स लिखे हैं, देखो अलग अलग टाइप्स लिखे हैं यहाँ पे, इंडिविजुअल, HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कंपनी रजिस्टर्ड इन इंडिया, फर्म्स,
ट्रस्ट, सोसाइटी, फॉरेनर्स। अब इन सब के लिए अलग अलग कंडीशंस लगी हुई हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो अगर हम इंडिविजुअल्स की बात करते हैं तो इंडिविजुअल्स में प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और प्रूफ ऑफ एड्रेस में हम आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस ये दे सकते हैं। ये जो हमारे प्रूफ्स हैं ये दोनों जगह पर काम करेंगे। ठीक है, आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस ये दोनों जगह पर काम करेंगे। इसके अलावा यदि किसी के पास ये नहीं है तो कैसे बनेगा पैन कार्ड? तो उस केस के अंदर आप अपनी 10th क्लास की मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट जिसपे आपकी फोटो, डेट ऑफ बर्थ और नाम होता है, या तो मार्कशीट हो या फिर सर्टिफिकेट हो, वो एज ए आईडी प्रूफ यानी कि प्रूफ ऑफ आइडेंटिफिकेशन, ये क्या बनेगा आपका? ये बनेगा प्रूफ ऑफ आइडेंटिफिकेशन। और प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए, प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए आप अपने राशन कार्ड जिसमें आपका नाम हो, आपके फादर का नाम हो, राशन कार्ड ऑब्वियस सी बात है आपके नाम पे तो नहीं होगा, वो आपके फादर के नाम पे होगा या फिर आपकी मदर के नाम पे होगा, तो उसके अंदर आपका नेम अगर एडेड है तो आप उसको यूज कर सकते हो एज ए रेफरेंस। ठीक है, तो सेकेंड हम पॉइंट पे आते हैं। हमारा दूसरा पॉइंट है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। उस केस के अंदर क्या होगा? एन एफिडेविट ऑफ द HUF इशूड बाय द हेड ऑफ द HUF अलोंग विद POI एंड POA डिटेल्स। अब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के अंदर एक एफिडेविट लगेगा। एफिडेविट लगेगा किसके साथ? प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और प्रूफ ऑफ एड्रेस ऑफ द हेड ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, यानी कि फैमिली का जो मुखिया है उसके एड्रेस और आइडेंटिटी प्रूफ के साथ वो एक एफिडेविट बना के देगा कि ये मेरी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है और मैं इसके नाम पर एक पैन कार्ड लेना चाहता हूं। ठीक है, इसके बाद है कंपनी रजिस्टर्ड इन इंडिया। कंपनीज के लिए क्या है? सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन चाहिए इशूड बाय रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। जब हम कंपनी बनाते हैं तो उसको हम रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास रजिस्टर कराते हैं, तो वो एक हमें सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन देता है कि आपकी कंपनी रजिस्टर हो चुकी है, तो वो सर्टिफिकेट हमें चाहिए होता है। पार्टनरशिप के अंदर सर्टिफिकेट ऑफ द रजिस्ट्रेशन इशूड बाय द रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप डीड। इसके अंदर भी हमें सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन चाहिए और पार्टनरशिप की एक डीड चाहिए, यानी कि पार्टनरशिप का एक करार का एग्रीमेंट, जो एग्रीमेंट है, करार है पार्टनरशिप का, उसको हम एक स्टैम्प पेपर के साथ अटैच करवा के एक डीड बनाते हैं। ठीक है, वो भी हमें चाहिए होती है। थर्ड पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ट्रस्ट। ट्रस्ट के अंदर हमें क्या चाहिएगा? कॉपी ऑफ ट्रस्ट डीड ऑफ अ कंपनी टू द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन नंबर इशूड बाय अ चैरिटी कमिश्नर। अब ट्रस्ट डीड के साथ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन चाहिए जो कि चैरिटी कमिश्नर ने अप्रूव किया हो, रजिस्टर किया हो, वो हम यहाँ पर चाहिए होता है। इसके बाद है हमारा सोसाइटी। सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन सोसाइटी के केस में भी चाहिए हमें, जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज के चैरिटी कमिश्नर ने अप्रूव किया हो। और फॉरेनर के केस में हमें चाहिए पासपोर्ट, POI, OCI कार्ड इशूड बाय द इंडियन गवर्नमेंट, बैंक स्टेटमेंट ऑफ रेजिडेंशियल कंट्री, कॉपी ऑफ NRE बैंक स्टेटमेंट इन इंडिया। अब पासपोर्ट चाहिए किसी फॉरेनर का, साथ में बैंक स्टेटमेंट चाहिए उसके रेजिडेंस कंट्री की। मान लीजिए किसी दूसरी कंट्री का कोई इंसान इंडिया में रहने आता है, उसको इंडिया में पैन कार्ड चाहिए, तो उसको क्या देना पड़ेगा? पासपोर्ट देना पड़ेगा अपना, और जिस कंट्री का वो है उस कंट्री में उसका बैंक अकाउंट होगा, उसकी स्टेटमेंट देनी होगी, और इंडिया में अगर कोई उसका बैंक अकाउंट है तो उसकी स्टेटमेंट उसे देनी होगी। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो पैन कार्ड बनवाने के लिए आपको चाहिए होते हैं, जरूरत जिनकी पड़ती है। अब इसके बाद हम देखते हैं हाउ टू एनरोल फॉर पैन। अब हम एनरोलमेंट कैसे करेंगे, कैसे हम पैन कार्ड बनवाएंगे। ये डॉक्यूमेंट्स तो हमने कलेक्ट कर लिए, लेकिन इन डॉक्यूमेंट्स का करना क्या है, कहां पर ये डॉक्यूमेंट्स यूज होंगे, तो वो हम देखते हैं। यहां पर एनरोलमेंट करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन है हमारे पास ऑनलाइन और दूसरा ऑप्शन है हमारे पास ऑफलाइन। तो हम पहले ऑफलाइन की बात कर लेते हैं। ऑफलाइन में क्या होगा? गेट एप्लीकेशन फ्रॉम ऑथोराइज्ड पेन सेंटर। हमें कोई पेन सेंटर ढूंढना पड़ेगा। गवर्नमेंट ने सेंटर्स बनाए हुए हैं पैन कार्ड बनवाने के लिए, ऑथोराइज्ड सेंटर्स जिनको हम बोलते हैं। आपको वो ढूंढना पड़ेगा आपके घर के नियर बाय। आप वहां पे जाके एप्लीकेशन फॉर्म ले सकते हो, या फिर ये एप्लीकेशन फॉर्म आप ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हो। इसका फॉर्म होता है हमारा पैन कार्ड बनवाने के लिए फॉर्म नंबर होता है 49
ए, ये हमारा पैन कार्ड बनवाने के लिए एक फॉर्म है। इसको आप ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हो या फिर किसी पैन ऑथोराइज सेंटर पर जाकर भी वहाँ से ले सकते हो। उसके बाद हमें यह फॉर्म फिल करना है। फॉर्म फिल करने के साथ साथ हमें सारी अटैचमेंट जो रिक्वायर्ड है, जो हमने ऊपर डॉक्यूमेंट्स पढ़े, वो सारे ऐड करने हैं और साथ में जो फीस है, फीस जो है वो पे करनी पड़ेगी। कहाँ पर? पैन ऑथोराइज सेंटर पे जाके आप इसको पे कर सकते हो, ठीक है। और ये फॉर्म वहाँ पे सबमिट दोबारा से जाके कर सकते हो। इतना क्लियर हुआ? ये ऑफलाइन का मेथड था। अब ऑनलाइन का मेथड देख लेते हैं एक बार। ऑनलाइन के अंदर विजिट NSDL और UTIITSL वेबसाइट, ये दो वेबसाइट्स हैं, NSDL या फिर UTIITSL, इन दोनों वेबसाइट्स पर जाइए। फिल फॉर्म, सबमिट एंड पे प्रोसेसिंग फीस। फॉर्म फिल कीजिए, सबमिट कीजिए और प्रोसेसिंग फीस जो है वो पे कीजिए। अब फॉर्म फिल करोगे, सबमिट करोगे, वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए बोलेगा, अटैच करने के लिए बोलेगा, तो आप वहाँ पर ये डॉक्यूमेंट स्कैन करके अटैच कर सकते हो। पैन विल बी सेंड टू द गिवन एड्रेस, और जैसे ही आप डॉक्यूमेंट ऐड कर दोगे, प्रोसेसिंग फी पे कर दोगे, सबमिट कर दोगे, उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए जाएंगे। डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने के बाद आपका पैन आपके एड्रेस पर भेज दिया जाएगा। इसके बाद इसके पॉइंट्स क्या है? विजिटिंग द ऑफिशियल पैन NSDL वेबसाइट, फिल द फॉर्म, सबमिट द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, पे द प्रोसेसिंग फीस, पैन विल बी डिस्पैच विद इन 7 days आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने के 7 दिन के अंदर अंदर आपका पैन डिस्पैच कर दिया जाता है, ठीक है। और आजकल एक नई फैसिलिटी गवर्नमेंट हमें दे रही है। क्या फैसिलिटी हमें गवर्नमेंट दे रही है? इंस्टेंट पैन। इंस्टेंट पैन आप अगर ऑनलाइन अप्लाई करते हो तो आधार से वेरीफाई करने के बाद आपको इंस्टेंट पैन अलॉट कर दिया जाता है, यानी कि आपका पैन नंबर आपको इंस्टेंटली दे दिया जाएगा। जैसे ही आप आधार से उसको वेरीफाई करोगे अपने फॉर्म को ऑनलाइन, तो आपको इंस्टेंटली पैन नंबर अलॉट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो उस केस के अंदर आपकी शायद फीस भी थोड़ी कम लगती है। अभी अगर बात करें तो पैन कार्ड की फीस जो है वो है आई थिंक 100 रुपीज़ अराउंड, 100 रुपीज़ अराउंड फीस है। इसमें थोड़े बहुत चार्जेस होंगे, तो ये जहाँ तक मुझे उम्मीद है 110 के अराउंड पड़ता है पूरा पैन कार्ड का फीस। और अगर आप किसी एजेंट के थ्रू बनवाते हैं तो वो एजेंट के चार्जेस अलग होते हैं, लेकिन अगर आप ऑनलाइन खुद बनाते हैं इस प्रोसेस से या फिर ऑफलाइन खुद बनाते हैं इस प्रोसेस से, तो आपको अराउंड 110 रुपये का चार्ज लगता है। आगे चलते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ पैन कार्ड। अब हम पैन कार्ड की स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे कि पैन कार्ड होता कैसा है। देखो यहाँ पे आपको एक इमेज दिखाई दे रही है, ये वाली इमेज, ये हमारी क्या है? ये पैन कार्ड की इमेज है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। मैं यहाँ पे आपको दूसरी इमेज ऐड कर देता हूँ थोड़ा बड़ा करने के लिए। तो ये हमने यहाँ पर अपनी एक इमेज ऐड कर ली है नई। हम पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ पैन कार्ड। पहले हम इस इमेज को थोड़ा गो थ्रू कर लेते हैं, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। देखो यहाँ पर एक क्या है, ये बारकोड है, ठीक है। यहाँ पे कार्ड होल्डर की फ़ोटो आएगी, ये भारत सरकार का लोगो है, ये हमारा पैन नंबर है, यहाँ पर नाम आएगा, यहाँ पर आएगा फादर्स नेम या मदर्स नेम, ये हमारी डेट ऑफ बर्थ है, यहाँ पर कार्ड होल्डर के सिग्नेचर आएंगे। ये छोटा सा एक हमारा पैन कार्ड होता है। ये आपने घर पे अपने देखा भी होगा, अगर नहीं देखा तो आप अपने किसी बड़े से या फिर जिसके पास भी पैन कार्ड अवेलेबल है उसके पास जाकर इस पैन कार्ड को देख सकते हैं। हो सकता है कि आपके पास पुराना पैन कार्ड हो तो उसके अंदर थोड़ी इन्फॉर्मेशन अलग हो सकती है। उसके अंदर आपको जो ये बारकोड है ये नहीं दिखेगा, जो पैन नंबर है वो यहाँ पर नीचे दिखाई देगा, नेम ऊपर दिखाई देगा, थोड़ी चेंजेस दिख सकते हैं, लेकिन पैन कार्ड होता इस तरीके से है, ठीक है। आगे चलते हैं। पैन कार्ड कंटेन्स इंफॉर्मेशन सच एज आइडेंटिटी, एज प्रूफ एंड आल्सो कंप्लाई विद द नो योर कस्टमर गाइडलाइंस। जो पैन कार्ड है हमारा उसके अंदर कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन होती है? आइडेंटिटी प्रूफ होता है हमारा, एज प्रूफ होता है और KYC गाइडलाइंस को भी वो फॉलो करता है। तो पैन कार्ड डिटेल्स आर एज फॉलोज। हमारे पास पैन कार्ड डिटेल ये आती हैं। पहला नेम ऑफ कार्ड होल्डर, कार्ड होल्डर का नेम आएगा, यानी कि वो इंडिविजुअल है या फिर कंपनी है, जो भी उसका नेम है, राम, श्याम, मोहन, XYZ लिमिटेड, रिलायंस लिमिटेड, टाटा लिमिटेड, जो भी नाम है वो यहाँ पर लिखा जाएगा। उसके बाद आएगा नेम ऑफ फादर मदर ऑफ कार्ड होल्डर। ये सिर्फ एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल कार्ड होल्डर, यानी कि जो इंसान है उनका पैन कार्ड है तो ही ये एप्लीकेबल है, अदरवाइज ये एप्लीकेबल नहीं होगा। ऑब्वियस सी बात है, किसी कंपनी के कोई पेरेंट्स थोड़ी होंगे, मदर फादर नहीं होते ना कंपनीज के, तो वो यहाँ पर नहीं आएगा। उसके बाद है डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ
द कार्ड होल्डर्स डेट ऑफ बर्थ इन केस ऑफ इंडिविजुअल, इंडिविजुअल के केस में डेट ऑफ बर्थ उस कार्ड होल्डर की, और डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इन मेंशन इन केस ऑफ कंपनी और फर्म। अगर कोई इंडिविजुअल है तो डेट ऑफ बर्थ, और इंडिविजुअल के अलावा कोई है तो डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आएगी। पैन नंबर, अ पैन नंबर इज अ 10 अल्फा न्यूमेरिक नंबर, 10 लेटर्स, 10 अंकों का अल्फा न्यूमेरिक नंबर होता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये टोटल मिला के 10 नंबर हैं। एंड ईच करेक्टर रिप्रेजेंट डिस्टिंक्ट इन्फॉर्मेशन ऑफ द कार्ड होल्डर, और जितने भी करेक्टर हैं वो सब एक अलग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। कैसे अलग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं हम यहाँ पर देख लेते हैं। देखो, फर्स्ट 3 लेटर्स आर प्योरली अल्फाबेटिक इन नेचर एंड कंटेन्स 3 लेटर ऑफ अल्फाबेट फ्रॉम ए टू जेड। जो फर्स्ट 3 लेटर्स हैं, जो ये 3 लेटर हैं, ये अल्फा न्यूमेरिक होते हैं, ये सॉरी अल्फाबेट्स होते हैं, और इनका कोई अहम रोल नहीं है, ये सिर्फ सीरीज बनाते हैं। आपको डिफरेंट कार्ड प्रोवाइड करने के लिए सीरीज दी गई है, तो ए से लेकर जेड तक ये कुछ भी हो सकता है। जो फोर्थ करेक्टर है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, उस पर हम थोड़ा ध्यान देंगे यहाँ पर। द फोर्थ लेटर, दिस रिप्रेजेंट द कैटेगरी ऑफ द टैक्स पेयर, द वेरियस एंटिटीज एंड देयर रिप्रेजेंटिव रिस्पेक्टिव कैटेगरीज आर एज फॉलोज। अब जो फोर्थ हमारा करेक्टर है, जो ये वाला जो करेक्टर है, ये वाला जो ए है, ये हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसी से हमें पता चलता है कि ये पैन कार्ड किसका है। जैसे फर्स्ट एसोसिएशन ऑफ पर्सन अगर है कोई तो उसका ए करेक्टर आएगा, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है तो उसका बी करेक्टर आएगा, कंपनी है तो उसका सी करेक्टर आएगा, फर्म्स है तो एफ आएगा, गवर्नमेंट है तो जी आएगा, हिंदू हंड्रेड फैमिली है तो एच आएगा, लोकल अथॉरिटी है तो एल आएगा, जुडिशियल पर्सन है तो जे आएगा, इंडिविजुअल है तो पी आएगा, और एसोसिएशन ऑफ पर्सन और ट्रस्ट है तो टी आएगा। अब आप अपने घर में देखेंगे कि कोई पैन कार्ड अवेलेबल है तो उस पैन कार्ड के अंदर फोर्थ करेक्टर हमेशा पी मिलेगा। क्यों मिलेगा पी? क्योंकि वो सभी इंडिविजुअल्स के पैन कार्ड हैं। लेकिन किसी के यहाँ पे कोई कंपनी है या एचयूएफ है तो वो चेक कर सकते हैं उस पैन कार्ड को, उस पर आपको अगर एचयूएफ है तो एच मिलेगा, और अगर कंपनी है तो सी मिलेगा, कोई फर्म है तो एफ मिलेगा। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि ये पैन कार्ड किसको जारी हुआ है। ओके, अब आगे चलते हैं। फोर्थ करेक्टर तक क्लियर हुआ। अब फिफ्थ करेक्टर पे आते हैं अगर हम। द फिफ्थ लेटर इज द फर्स्ट लेटर ऑफ द इंडिविजुअल सरनेम। अब जो फर्स्ट 4 करेक्टर है वो क्लियर हो गए, वो हमारा फिफ्थ करेक्टर है। फिफ्थ करेक्टर क्या होगा? फिफ्थ करेक्टर होगा, मान लीजिए मेरा नाम है राम सिंह शर्मा। राम सिंह शर्मा, ये मेरा फर्स्ट नेम, ये मेरा फर्स्ट नेम, ये मेरा मिडल नेम, और ये मेरा सरनेम। यही हुआ, राम सिंह शर्मा मेरा नाम है। तो इस केस के अंदर जो हमारा फिफ्थ करेक्टर होगा वो हमारे सरनेम का फर्स्ट करेक्टर होगा। सरनेम का फर्स्ट करेक्टर क्या है? एस। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा फिफ्थ करेक्टर हो जाएगा। लेकिन अगर अब केस हुआ ऐसा कि मेरा नाम सिर्फ राम है, मेरा नाम सिर्फ राम है, मेरा कोई सरनेम नहीं है, कोई मिडल नेम नहीं है, तो इस केस के अंदर क्या होगा? तो इस केस के अंदर भी डरने की कोई बात नहीं है। जो आपका नाम है उसका जो फर्स्ट करेक्टर होगा वही आपका सरनेम बन जाएगा। ठीक है, ये क्लियर हुआ आपको। इसी तरीके से किसी कंपनी का नेम है, रिलायंस जैसे कंपनी है तो रिलायंस का फर्स्ट करेक्टर आर है तो आर वहाँ पे आ जाएगा। ये सब सभी के केस में, चाहे कंपनी हो, चाहे आर्टिफिशियल पर्सन हो, चाहे कुछ भी हो, सभी के केस में फर्स्ट करेक्टर उसके सरनेम का यहाँ पर मेंशन होगा। ठीक है, remaining letters characters are random. The first 4 characters are numbers while the last one is a alphabet. अब फिफ्थ के बाद के जो बाकी के 5 बच गए वो सारे रैंडम नंबर्स होते हैं। जो आगे के 4 आएंगे वो नंबर्स होंगे, और लास्ट वाला एक करेक्टर होगा वो अल्फ़ाबेट होगा। ठीक है, अब इसमें क्या है ये सब समझ में आया। पैन नंबर क्लियर हो गया आपको कैसा होता है। टोटल 10 डिजिट्स होती हैं, 10 नंबर्स होते हैं अल्फ़ा न्यूमेरिक, 10 करेक्टर्स होते हैं, उसमें से फर्स्ट 5 होते हैं अल्फ़ाबेट्स, देन 4 होते हैं नंबर्स, और लास्ट का एक अल्फ़ाबेट। फर्स्ट 3 करेक्टर्स हमारे रैंडम अल्फ़ाबेट्स होते हैं। उसके बाद हमारा फोर्थ जो करेक्टर है वो शो करता है कि वो टाइप ऑफ पेन होल्डर, किस टाइप का पेन होल्डर है, कंपनी है, इंडिविजुअल है, गवर्नमेंट है, कौन है। उसके बाद फिफ्थ करेक्टर शो करता है
उसके नाम का, सरनेम का फर्स्ट अल्फ़ाबेट, और बाकी के जो 5 हैं वो हमारे शो करते हैं क्या, रैंडम नंबर, जिसमें से 4 हैं अल्फ़ाबेट और नंबर्स और लास्ट है अल्फ़ाबेट। इसके बाद पैन कार्ड पे आता है सिग्नेचर ऑफ इंडिविजुअल। इंडिविजुअल के सिग्नेचर होंगे, यानी कि जो पेन होल्डर है उसके सिग्नेचर मिलेंगे आपको। पैन कार्ड आल्सो एक्ट एज अ प्रूफ ऑफ द इंडिविजुअल सिग्नेचर रिक्वायर्ड फॉर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, उस पर आपके सिग्नेचर होते हैं। और फोटोग्राफ ऑफ इंडिविजुअल, इंडिविजुअल के केस में फोटोग्राफ आएगी। इन केस ऑफ कंपनीज एंड फर्म नो फोटोग्राफ इज प्रेजेंट ऑन द कार्ड, इंडिविजुअल के अलावा कोई भी केस है उसके अंदर फोटोग्राफ नहीं आएगी। ठीक है, इंडिविजुअल में भी अगर कोई बच्चा है जिसकी उम्र 18 साल से कम है तो उस केस के अंदर भी उस बच्चे का फोटो और सिग्नेचर नहीं आएगा। सिग्नेचर आएगा उस बच्चे के पेरेंट्स का और फोटो किसी की भी नहीं आएगी उस कार्ड के ऊपर जब तक वो बच्चा 18 का नहीं हो जाता। जैसे ही वो बच्चा 18 साल से ऊपर का होगा तो वो अपने कार्ड को चेंज करवा सकता है, लेकिन चेंज कराने के बाद भी पैन नंबर सेम रहेगा, सिर्फ फोटो और सिग्नेचर बदल दिए जाएंगे उस बच्चे के सिग्नेचर और फोटो के साथ। ये क्लियर हुआ आपको। इसके बाद है हमारा लास्ट पॉइंट इसके अंदर, वाई डू यू नीड पेन, हमें पेन की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो हमने जो सीखा अभी तक, पैन कार्ड कैसे बनवाए, पैन कार्ड क्या होता है, तो अब हम सीखेंगे कि पेन की जरूरत क्या है। तो पेन इज अ यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर दैट एनेबल्स ईच टैक्स पेइंग एंटिटी ऑफ इंडिया विद द फॉलोइंग, क्या क्या हमें बेनिफिट्स हैं। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी मिल जाता है हमें, प्रूफ ऑफ एज मिल जाता है हमें, मैंडेटरी है टैक्स फाइल करने के लिए, अगर हम इनकम टैक्स फाइल कर रहे हैं, रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो उसके लिए मैंडेटरी है। रजिस्ट्रेशन ऑफ बिजनेस करना है उसके लिए मैंडेटरी है। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कोई करने हैं हमें, अगर बैंक में 50,000 से ज़्यादा आप डिपॉजिट कराते हो, अगर किसी बैंक में आप डिपॉजिट कराते हो कैश, क्या चीज़, कैश, मोर देन 50,000 तो आपको पैन कार्ड की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अगर आप गोल्ड खरीदते हो ग्रेटर देन 2 लाख तो गोल्ड तो रिक्वायरमेंट पड़ेगी। आप कार खरीदते हो, आप प्रॉपर्टी खरीदते हो तो आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ठीक है, इसके आगे एलिजिबल टू ओपन ऑपरेट बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट अगर आप ओपन कराते हो तो वहाँ पे आपको पैन कार्ड की रिक्वायरमेंट पड़ती है। फ़ोन कनेक्शन लेती है कोई कंपनीज़ के केस में ज़्यादातर होता है, अगर आप फ़ोन कनेक्शन लेते हैं कंपनीज़ तो उनको पैन कार्ड की रिक्वायरमेंट पड़ती है। आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो केवाईसी कंप्लीट करने के लिए आपको पैन कार्ड की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो द यूनियन बजट 2019 had proposed for taxpayer to use Aadhaar instead of PAN for filing income tax return on or after 1st September 2019. It has been proposed in the Union Budget 2019 and the income tax officer can themselves allot PAN to taxpayer filing return with Aadhaar. अब क्या बोल रहा है, देखो स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपनी मर्जी से किसी को पैन नंबर अलॉट कर सकता है। यहाँ पर क्या बोल रहा है, 2019 का जो यूनियन बजट आया था हमारा, 2019 का जो बजट आया था उसमें एक अनाउंसमेंट हुई थी कि 1 सितंबर 2019 के बाद से आधार कार्ड से भी आप इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कर सकते हो। तो जो लोग आधार कार्ड के बेसिस पे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे उन लोगों को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपने आप पैन नंबर अलॉट कर देगा। ठीक है, तो ये एक केस हो गया, पैन नंबर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कब अलॉट करता है उसका। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, समझ आया होगा। जो आपके डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, आप नीचे कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरा हौसला बढ़ाइए, और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिए, और शेयर्स अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर कीजिएगा। नोट्स के लिए आप नीचे जो लिंक है वहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, आपको ये PDF नोट्स वहाँ पर मिल जाएंगे। उस लिंक पे आप वहाँ से डाउनलोड करके इसको रीड कर सकते हैं, फ्यूचर रेफरेंस के लिए यूज़ कर सकते हैं। बहुत जल्द मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, कीप स्माइलिंग।